देना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं जुड़े हुए हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे ये जो धार्मिक आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं हो सकता, गैर संवैधानिक है, तो क्या ये एक दूसरा रास्ता अपनाया गया है कि तुष्टीकरण भी हो जाए और सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे? लेकिन साथ ही साथ ये भी समझने की जरूरत होगी कि जो लोग बहुत जोर शोर से आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहे थे पूरे इलेक्शन के दौरान, उनका भी जिसको कहना चाहिए कि चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है। निखिल, जब हम लोग अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे तो आपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बाइट सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की कि आप एक संवैधानिक प्रक्रिया है जब आरक्षण के इस ओबीसी के लिस्ट में किसी को आप शामिल करते हैं, और उस प्रक्रिया को कैसे धता बताया गया, इसका खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में, जो परसों तरसों की ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में जो बंगाल सरकार की तरफ से एफिडेविट रखा गया था, तो ये सुन के कम से कम इस देश को हैरान होना चाहिए, इस देश को इस बात को समझना चाहिए कि ओबीसी के आरक्षण पर ये इंडिया गठबंधन कितना संजीदा है। 24 घंटे की प्रक्रिया में आप 75 जो जातियां हैं मुस्लिम के, उसको ओबीसी लिस्ट में ले आते हैं और उसको ओबीसी का फायदा आप सीधा देना शुरू करते हैं। उसके बाद उसकी कैटेगरी बनाई जाती है उस ओबीसी के पिछड़ा और अति पिछड़ा का। तो उस अति पिछड़ा का जो ए ग्रुप है, उस ए ग्रुप में 77 में से 75 सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो जाहिर सी बात है कि आपने उसका रिजर्वेशन 10% का लगभग सुनिश्चित कर दिया है कि बंगाल के किसी भी जॉब में उसकी 10% आरक्षण मिलनी ही मिलनी है। तो ये बात की व्याख्या तो अलग होगी कि धार्मिक आरक्षण का किस तरह से मापदंड बनाया गया है, संविधान में क्या इसकी व्यवस्था है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी जिसकी आबादी जितना हक की बात करते करते पूरे देश घूम रहे थे, राहुल गांधी जो हर चीजों पे एक आरक्षण का मुद्दा और सेक्रेटरी गिन रहे थे, क्या बंगाल के इस तरह की जो अभी सामने में ये खुलासा हुआ है उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया है? अगर प्रतिक्रिया नहीं है तो लैटरल एंट्री पे जितनी बहस आप पिछले दिनों देख रहे थे कि एक जोरदार हंगामा शुरू हुआ था, तो क्या ये आधी सच पे ये पूरा इकोसिस्टम जो इस बात के लिए अपने नैरेटिव बना रही थी, तो क्या ये भूल गई कि मनमोहन सिंह सरकार ने कैसे ये व्यवस्था की थी? और उसमें 6th पे कमीशन के रिकमेंडेशन का आधार भी जोड़ दिया था कि लैटरल एंट्री से 10% जो जीएस के लेवल के अधिकारी हो उनकी नियुक्ति होगी, और इस प्रक्रिया के काम में पूरी तरह से तेजी भी आई थी। तो क्या उस समय में ये व्यवस्था बनी थी? तो कम से कम ये जो व्यवस्था आज जो तथाकथित मजबूत विपक्ष का एक हवा खड़ा किया गया है, उसमें कम से कम ये नैरेटिव देने से पहले उनके अपने बैकग्राउंड को देखना चाहिए कि उन्होंने इस आरक्षण के मुद्दे पर क्या किया है, तभी जाके आप इस सरकार को किसी बात के लिए उंगली उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। विजय कौशिक जी को यहाँ पर लाएंगे। विजय कौशिक जी, हलवा सेरेमनी के दौरान राहुल गांधी अधिकारियों की जात पूछ रहे थे। ममता बनर्जी से पूछेंगे कि 81 में से 77 और 77 में 75 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल दिया है, किसका हक मार रहे हैं? कोई सवाल पूछा जाएगा उनसे? नहीं, निश्चित तौर पर सवाल बेशक ना पूछा जाए, लेकिन इसके खिलाफ जो एक सामूहिक हमारी बातचीत है अपने सहयोगी दलों के साथ, उनसे की जाएगी और कोशिश रहेगी कि भी इस मुद्दे का कोई सकारात्मक परिणाम निकले, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, तो हम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है और इसको किस तरह से निरस्त करता है। क्योंकि हमें उम्मीद है कि चूंकि धार्मिक आरक्षण इस देश में नहीं होना चाहिए संविधान के मुताबिक, इसलिए ये मामले कोर्ट से खारिज हो जाएंगे। और जो दरअसल धार्मिक आरक्षण को बचाने के लिए ही तो ये एक जो दूसरी लाइन कान को घुमाकर पकड़ने की कोशिश की गई है। जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें 77 में से 75 जो जातियां हैं, उप जातियां हैं, दरअसल वो जो है उन्होंने मुस्लिम समुदाय की दी हैं। और आप सवाल तो ममता बनर्जी से पूछ ही सकते हैं, वो कब वक्त आएगा जब सवाल पूछेंगे?
देखिए सवाल यह है कि वो हमारे लिए तो बैठी है नहीं कि वो हमसे हमारे गठबंधन में इतना प्रेम करती हैं कि हम कुछ पूछेंगे और तुरंत हमें जवाब दे देंगे। मौका लगते ही कोई चलिए, ये एक स्टेटमेंट आपका है जो हमारे ख्याल से कांग्रेस के जो दूसरे लोग हैं उनको भी याद रखना चाहिए, जो आप अभी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, एक तरह से आप घुमा फिरा के यही कहना चाह रहे हैं। जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है। और मैं एक सीधी सी बात कहूं कि अगर हमने अतीत में ठीक है, तो सवाल नहीं पूछते। चलिए, अगर हम आप ही की बात मान लें, अगर आप कम से कम खुले तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि सियासत आपको इस मोड़ पर ले आई है कि आप दोनों साथ नहीं हैं, तो सवाल नहीं पूछते तो कम से कम इसकी निंदा ही कर देते और गलत को गलत बताते, सही को सही कह देते। देखिए, जो मामला न्यायपालिका के अधीन है उसमें हमारी स्थिति वाच एंड वार की है। नहीं तो इसमें कोर्ट के ऊपर कहां कोई कह रहा है कि कोर्ट के ऊपर आप कोई प्रश्न चिन्ह उठाएं। आप तो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उसके लिए कोर्ट आपको कोई अवमानना थोड़ी कर देगा। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को झटका भी लगे और उसमें हमें कुछ करना भी ना पड़े। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये गठबंधन का धर्म है जिसको निभाना हमारी मजबूरी है। बहुत बढ़िया। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी। आपने जिस साफगोई के साथ इस बात को स्वीकार किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके लिए आप साधुवाद आपको दिया जाए या कांग्रेस पार्टी आपसे कोई सवाल कभी पूछेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल खुले मुक्त हस्त इस बात को स्वीकार कर लिया कि सियासत ऐसी है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, हमारा जो एजेंडा है वो भी चलता रहे और ममता दीदी से भी कुछ कहना ना पड़े। सिद्धार्थ यादव को यहां जोड़ना चाहेंगे, ये कैसी सियासत है? आपसे समझना चाहेंगे कि जहां पर कहा जाता है कि हलवा सेरेमनी में तो जाति जोड़ी जाती है, देखी जाती है, और यहां पर 77 में से 75 जातियां जो है वो मुस्लिम समुदाय की, यानी आरक्षण जो हक मारा गया दरअसल वो ओबीसी का मारा गया। देखिए निखिल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो सवाल नहीं पूछना चाह रहे उनकी मैं मजबूरी को समझ रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो वो चाहते हैं कि भैंस भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहावतें सुनाने लग रहे हैं। पर कर्नाटक और तेलंगाना में जाकर के क्या करेंगे? आप ही की पार्टी वहां स्वयं ब्लैंकेट रिजर्वेशन देने का काम कर रही है। जब आप सत्ता में आए तो आपने कह दिया कि एक धर्म पे पैदा होने वाला कोई भी बच्चा अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, शिक्षित होगा, कोई मतलब नहीं है, हम उसको आरक्षण देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने किया तो ममता दीदी को काहे को दोष दे रहे हैं? इसीलिए दबी जबान में कहना पड़ता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। जो बंगाल के अंदर आज हो रहा है वो षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आपने ये तय कर लिया कि आप वहां पे पिछड़ों का अधिकार छीन करके उनसे उस अधिकार को छीनते हुए 24 घंटे के अंदर जो जाति आवेदन करे, और कुछ जातियां तो ऐसी थी जिनका आवेदन भी नहीं आया, आज सुबह आवेदन किया किसी जाति ने, बस चूंकि वो मुसलमान धर्म से है, समुदाय से है, तो उसको तुरंत ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया। कहां गई संवैधानिक प्रक्रिया? कहां गया सर्वे करने की प्रक्रिया? कहां गई उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को परखने की प्रक्रिया? कोई प्रक्रिया नहीं। क्यों? क्योंकि बात तुष्टीकरण की है। कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि बात है वोट बैंक की। जब वोट बैंक हावी हो जाता है तो कांग्रेस को भी चुप्पी पड़नी पड़ती है, तो ममता दीदी को भी चुप्पी मारनी पड़ती है। और ये वोट बैंक किसके तर्ज पे है? ये किसके अधिकार को छीन के है? ये देश के पिछड़े वर्ग को छीन करके है। आज ये बात है जो हम सबको चुनौती दे रही है। और ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो हम कुछ कहेंगे नहीं, ममता जी की सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। इसमें कौन सी अवमानना हुई? जो सरकार स्वयं कह रही है कि हमने ऐसा किया, स्वयं बता रही है कि 24 घंटे भी हमने नहीं लगाए किसी का अगर हमारे पास आवेदन आया था, तो उसके लिए आपको क्या समस्या है? मैं तो निखिल जी बस एक बात कहूंगा, मैं देश के पिछड़े वर्ग से पूछना चाहता हूं, कोई देश का पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अगर जाके अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहे कांग्रेस के, टीएमसी के राज में कहीं भी, तो उसको कितना समय लगता है? या पूरी की पूरी जाति ओबीसी हो गई 24 घंटे से पहले, पूरी की पूरी जाति, पूरे का पूरा वो वर्ग ओबीसी हो गया। ये जब नीति होगी तुष्टीकरण और वोट बैंक की, तब इस देश के पिछड़े को कहीं ना कहीं उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उनके अधिकार को छीनने का जो षड्यंत्र होगा, ये देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा और टीएमसी को भी जवाब देना पड़ेगा। अब ये कह के नहीं जा सकते कि हम जवाब नहीं लेंगे। ठीक बात है। मैं चाहूंगा कि विजय कौशिक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपना जो कहना है उसके साथ साथ एक सवाल ये भी आपके ऊपर कि ये जिस तरह से पिछड़ों का हक मारा जा रहा है उस पर जो चुप्पी है, ये क्यों ना माना जाए कि उस तुष्टीकरण में आप भी शामिल हैं? दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाया जाए। और ये जो लाइन ली है वो सीधा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको नाराज नहीं कर सकते, भले ही ये जो आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है ओबीसी नाराज होते रहे।
देखिए, भाजपा प्रवक्ता द्वारा और अभी भूपेंद्र यादव द्वारा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा हम पर दो आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण हम कर रहे हैं। दूसरा आरोप हमारे ऊपर यह है कि हम हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को दे रहे हैं। तो हिंदुओं की बात कर रही है भाजपा। तो मेरा सवाल भाजपा से ही है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे और आप बात को देखिए, टॉपिक को इधर उधर मत ले जाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बात की है, सारी चीजें हुई हैं, वो बिल्कुल अलग विषय है। वहां के जो मुख्य सलाहकार हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन करके आश्वस्त किया है एक चुनी हुई सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। नहीं, आप इस पर बताइए कि आप इस पर क्या स्टैंड ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने हिंदुओं का हक मार के, ओबीसी का हक मार के और मुस्लिमों को सीधे सीधे 75 जातियां, 77 में से 75 ओबीसी कर दी। आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है, क्यों? नहीं, हमने कोई चुप्पी नहीं साध रखी। हम वाच एंड वार की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार तो चुप्पी को इसी तो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका वोट बैंक कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम केंद्र की सत्ता में होते तो हम इसके खिलाफ कड़े कदम उठाते। वाह, धन्य हैं आप, आपके सहयोगी हैं, आप उन पे कड़े कदम, आप क्या चाह रहे हैं? कड़े कदम किस तरह से उठा लिए जाए? आपके यहां से एक शब्द नहीं आया ममता बनर्जी के खिलाफ और आप कह रहे हैं कि आप कड़े कदम उठाते। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं विनोद जी को लाना चाहूंगा। नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। जो भी दर्शक सुन रहे होंगे इस तर्क को कोई भी सही नहीं मानेगा। विजय जी, आपकी जो हालत है, विजय जी आपकी जो हालत है पूरी की पूरी आप सुन लीजिए। आपका हम लोगों ने सुन लिया, आपका हम लोगों ने विजय जी सुनिए, दूसरों को भी मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपकी जो हालत है वो कमोबेश आपकी पूरी पार्टी की है। आपने कहा ममता बनर्जी आपके साथ हैं, नहीं हैं। आप ये सारा भ्रम आप कम से कम एक बार पूछ लीजिए अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। ममता बनर्जी के साथ के लिए उन्होंने अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता को किक आउट कर दिया है। तो ममता बनर्जी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। इसका ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। सवाल यह है, आपने बांग्लादेश का सवाल उठाया। बांग्लादेश पे जो हिंदुओं के खिलाफ में जो इस तरह के अमानवीय कृत्य हो रहे थे उसको लेके कम से कम राहुल गांधी को प्रतिक्रिया देने में 1 हफ्ते लग गए, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी दिन उसी वक्त में ये अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ये सब नैरेटिव करते करते आप लोग जिस जाति के भंवर में फंसा रहे हैं पूरे देश को, उसमें आज लोगों को आपको जवाब भी देना होगा कि आपने क्या किया है। बिल्कुल, और इस पर जो देश के लोग हैं वो देख रहे हैं। फिलहाल आज हमारे पास वक्त बस इतना ही है, तो आप हम तीनों मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। सिद्धार्थ जी आपका, विजय जी आपका और विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि मां, माटी और मानिश के नारे का समर्थन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार आखिर क्यों कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं